चलिए, सभी का स्वागत है आपका टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर और आपको पता है काफी दिन बाद मेरी हिंदी क्लास चल रही है। तबीयत काफी अस्वस्थ हो गई थी अचानक से, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ गई थी। तो जाके अब थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे फर्राटेदार हिंदी की क्लासेस। और मैं पहले ही कहा हूँ कि हिंदी ही एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे में पूरे मार्क्स लाया जा सकता है। आयोग नया सिलेबस जारी करेगा, क्योंकि जब तक नया सिलेबस नहीं जारी कर रहा है हम लोग उसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं जो 150 प्रश्न के थे। हालांकि प्रश्नों की संख्या घटेगी, बस इतना ही होगा। सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर आ सकता है। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यह भर्ती टेट की परीक्षा के परिणाम के बाद यह भर्ती आपके सामने आएगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी साथी जुड़ जाए। मैराथन के लिए हिंदी की 8वीं क्लास चलती है। हाँ, कल महा मैराथन आपके 12 घंटे का पूरा है। सभी अभ्यर्थी 12 घंटे सभी विषय, जो 13 विषय 14 विषय है, सभी विषय को क्लास कराया जाएगा। आप लोग जरूर जुड़े। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले सभी अभ्यर्थी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। सारा इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, क्लासेस छूटी हुई रहती है, सब टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसको स्कैन जरूर कर लें। 26-27 टेलीग्राम ग्रुप हमारा है। आपसे निवेदन है। अब देखिए, सुपर टेट की हमारी एक टीम है जिसमें षष्ठी सनी मैम, सोनी मैम इंग्लिश है, शीतल मैम ईवीएस है, हिंदी आप मुझे पहचानते ही हैं, और राहुल सर करंट हो गए, जीके जीएस सीडीपी, संस्कृत साइंस मैथ, सारी हमारी पूरी टीम है। और 96 28 95 92 37। ठीक है, चलिए तो आप शुरू करते हैं प्रश्न श्रृंखला कि कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 5, 6, 4 और 7। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इससे कई सारे प्रश्न आपके भी तैयार हो जाएंगे, बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले आप लोग को भी उत्तर देना है। यहाँ मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा, पहला क्या जाएगा? पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरा राजस्थानी हिंदी। तीसरा बिहारी हिंदी। चौथा पूर्वी हिंदी। पांचवा पहाड़ी। ये जो आपके 5 प्रकार के आंसर हैं, ये आपके हो गए। ठीक है, ये 5 प्रकार के यानी यहाँ संख्या हो गया। लेकिन इसमें इतने ज्यादा प्रश्न आपको बन सकते हैं। इसकी बोली में 5 होते हैं, इसके में 4 होते हैं, इसके में 3, इसके में 3, इसके में 2, कहीं कहीं 3 भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? पश्चिमी हिंदी के अंदर ब्रज आता है, बुंदेली आता है, ठीक है, खड़ी बोली आता है जिसे हम करवी बोलते हैं, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3, फिर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ हरियाणवी। हरियाणवी हो गया है, हरियाणवी। फिर क्या हो जाएगा आपका? ब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज हो जाएगा। यानी ये 5 इसमें आ गए। ऐसे भी पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 5 इसमें हो जाएगा तो हरियाणवी ब्रज। ठीक है, सॉरी, एक इसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ब्रज मैंने लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पर हरियाणवी कन्नौजी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? कन्नौजी। ठीक है, क्योंकि प्रजालिटी हो चुका था कन्नौजी। ये जो है आपके 5 हो गए, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली और खड़ी बोली। क्लियर हो गया। राजस्थानी में देखेंगे तो जयपुर में नामा, पहला जयपुरी, मेवाती, मेवाती और मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। मालवी यानी इसके 4 हो गए। इसकी बात करूंगा बिहारी में, तो बिहारी में 3 हो जाएंगे, तो भोजपुरी, मैथिली और मगही। हिंदी में एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसकी मैं बात करूंगा
सॉरी, गढ़वाली, कुमायूनी, उत्तराखंड साइड जाएंगे तो ये सब बोली जाती है। अब एक प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। अगर पहला प्रश्न पूछेगा हिंदी की भाषाओं संख्या कितनी है, 5। अगर पूछ ले कि बोली, पूछ ले कि बोली कितनी है, ये बोली पूछ ले कि हिंदी की बोली कितनी है, आपका जवाब चेंज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12 3 15 2 17। 17 बोली है, कहीं कहीं 18 मान जाते हैं, लेकिन जो मान्य है वह 17 है। 17 बोली है। अब 5 उपबोली है। 5 क्या है, उपबोली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इनका विकास हुआ है, किससे हुआ है, इसका सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, इसका भी सौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश के 7 पार्ट होते हैं, यानी पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। वही राजस्थानी का भी सौरसेनी, बिहारी का मागधी से, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अब पूर्वी का अर्ध मागधी, अर्ध मागधी। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है, यानी आप समझ सकते हैं कितने सारे प्रश्न आपके यहाँ तैयार हो गए। 5 उपभाषा, 17 बोली, और किसका किससे विकास हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपको एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, चलिएगा यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक, चलिए एक ट्रिक में आप सारा चीज समझ सकते हैं, पहली भाषा। ठीक, आंसर आपका ये हो गया। ये दूसरा देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। आप लोग जवाब देते रहिएगा ताकि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। अब देखिए, क्या जाएगा, 21 फरवरी, 21 फरवरी। 15 अगस्त अभी आ रहा है, आजादी दिवस हो जाएगा। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा। जब भी 10 जनवरी आएगा विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। वहीं ठीक है, 14 सितंबर जब आता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। दोनों बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 सितंबर हिंदी दिवस, यानी यहाँ पर 14 सितंबर आएगा हिंदी दिवस, लेकिन जब विश्व हिंदी दिवस पूछेगा 10 जनवरी हो जाएगा। 10 जनवरी 1975 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, फिर हर साल 10 जनवरी को हम मनाते हैं। वही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और मातृभाषा दिवस को भी पता है आपको कि जो नई शिक्षा नीति है, इसको कितनी प्रायोरिटी दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अंश पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, विराम चिन्ह जो होता है वह 20 होता है। विराम चिन्ह जो होता है वह 20 होता है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी और वैसे भी। अगर कुछ पूछ लेगा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर हंस पद में क्या होता है, जब कोई अक्षर लिखने में छूट जाए। इसके कई सारे नाम हैं, हंस पद, काक पद, त्रुटि पद, हंस पद, काक पद और त्रुटि पद। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है मैंने इनको बता दिया। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं। कभी कभी हंस, इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। सबका एक सिंबल होता है हर एक विराम चिन्ह का। जैसे कोई अंश छूट जाएगा, देखिए हमने कहा मोहनदास गांधी, मोहनदास गांधी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, छूट गया है, यहाँ पर लगा करके करमचंद, बस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी आप जान लीजिए कैसे लिखा जाता है। यानी आपका आंसर डी हो गया। क्लियर हो गया। मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर जो है जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर के भेद, मैंने इसमें ट्रिक बताई थी। जीवा के आधार पर स्वर के भेद,
जो है यहाँ पे स्वर के भेद, ठीक है। अगला हो जाएगा अग्र, मध्य और पश्च हो जाएगा। यानी जीभ के आधार पे स्वर के तीन भाग होते हैं, कुछ स्वर जीभ के आगे वाले भाग से, कुछ स्वर जीभ के बीच वाले भाग से, और कुछ स्वर जो है जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है, ठीक। चलिए, यानी यहाँ पे अग्र मध्य पश्च, ठीक। अब यहाँ पर मध्य में क्या आ जाएगा, आ जाएगा, यहाँ पे ई ई ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उ ओ और आ, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मध्य पूछा है, आपका इकलौता क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका अ हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप सब समझ सकते हो, अग्र में क्या जाएगा, मध्य में क्या जाएगा, और पश्चिम में क्या जाएगा। तो आप लगा सकते हो, जीवा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। री को जगह नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा, री को जगह नहीं दी गई है, ठीक है। री बार में पूछा जाता है ना, री को जगह दी गई नहीं दी गई है, ठीक। चलिए, इनमें से उपसर्ग प्रयोग, उपसर्ग सहित। अब देखिए सबसे अच्छा क्या होता है, उपसर्ग। वो हर, देखिए उपसर्ग 22 होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं या 22 होते हैं, संस्कृत वाला ही पूछा जाता है। उपसर्ग का काम क्या होता है, उपसर्ग काम यह होता है जिस शब्दांश में लगते हैं उस शब्दांश में अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको उपसर्ग का अर्थ नहीं मालूम है, कुछ मत करिए, शब्दों को तोड़ दीजिए, सेकेंड साइड वाला अगर अर्थ दे रहा है तो वह क्या हो जाएगा, देखिए प्रप्रस्तिमा, प्रप्रस्तिमा, यानी यहाँ पे तिमा कोई अर्थ नहीं है तो स्टर का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रप्रस्ताव, यानी स्ताव का कोई अर्थ नहीं है, यानी यहाँ लिखा है। म प्लस मता, यानी इसका कोई प्रयोग नहीं है, यानी प्र प्लस योग, यानी प्र प्लस योग, यानी इसमें लगा हुआ है योग का अर्थ होता है, आपका आंसर ए हो गया। सबसे सिंपल, कितना विद इन सेकेंड जो है पकड़ने का तरीका, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक। हाँ, समझ गए, आपको ऐसे ही करना है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, सबसे इंपॉर्टेंट भाववाचक संज्ञा होता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ठीक। चलिए, तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। अब देखिए अमीर गरीब, अब देखो सब में कुछ न कुछ जातिवाचक भाववाचक समूहवाचक ऐसे रख दिया गया है, एक विकल्प में सारे भाववाचक होंगे। तो जवानी, खट्टास, पुस्तक। अब पुस्तक जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, इसके वश नहीं हुआ। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य जो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अमीर गरीब जातिवाचक, समूह मिठास, यानी ये अमीर गरीब ये वाला हो जाएगा। पहला विकल्प पढ़ेंगे, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब जो है क्या है, ये ऑलरेडी जो है आपके, ठीक, आंसर ये हो जाएगा। फिर है किसम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए सेम वही व्यक्तिवाचक ढूंढना है। व्यक्तिवाचक लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ये आम बुढ़ापा वर्ष नहीं हो पाया। और ये आपका आंसर बी, राम व्यक्ति का नाम है, पुस्तक का नाम है, नदी का नाम है, ठीक है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो गया। बाकी ममता, वकील, पुस्तक, कृष्ण, कवानी, मिठास, इसमें कुछ न कुछ भाववाचक जातिवाचक जुड़ा हुआ है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। कवित्री, कवि, यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। जल्दी बताइए आप सभी। चलिए अब देखिए,
इसमें कवि, कवित्री ठीक है, कवि होना चाहिए, ठीक है। ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर होने, ठाकुर का ठकुराइन। रानी राज, तो भाई राजा हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये सम्राट भी, सम्राट, ये बिल्कुल सही विकल्प है। यह क्या हो जाएगा आप लोग, ये हो जाएगा, ठीक है। नौवां देखते हैं, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाए, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, ये चार प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। जल्दी से आपको बताना है क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्रिया विशेषण के चार पार्ट होते हैं। रीतिवाचक, अब पूछा क्या है, देश भर में, यानी देश भर क्या है, एक स्थान है, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, यानी देश भर में क्या हो जाएगा आपका, स्थानवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, एक जो है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, यानी बिल्कुल सही है। ये चार प्रकार के आपके होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्थानवाचक। अगला है, लंका में सब 52 गज के लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ठीक है। लंका में सब 52 गज के लंबे कद वाले लोगों का समूह, हाँ, ठीक है, एक से बढ़कर एक आपको बताना है, क्या आपको बताना है, इसमें लोकोक्ति चुनना है। मैंने कहा ना कि भैया यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, लंका में सब 52 गज के, यानी यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, ठीक है, एक से बढ़कर एक, यानी वहां ताकत की बात हो रही थी। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े को सही जोड़ा बताइए, इसमें कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा चुनाव करना है। यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोस्त मानकर दूसरे पर मरना, आंख का अंधा नाम नैन चुक नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलशाली होती है। हाँ, बैल मुझे मार, पानी भिजवा दो। ठीक, यहाँ पर आ बैल मुझे मार, यहाँ पर बैल को मारना, ठीक है, यानी यहाँ मुसीबत मोल लेना होगा, मुसीबत मोल लेना, आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना, ठीक है। जो पीने योग्य हो, नापे, जो पीने योग्य नहीं हो, देखो ये सब ऐसे प्रश्न आएंगे आपको सुपर टेट में, ठीक। तो अमृत अपे भैया, जहर मत कर देना कि जो पीने ना योग्य हो, जहर लगा देना, ठीक है, अपे होता है। ठीक है, अपे। प्रत्युत्पन्नति शब्द का वाक्यांश होगा उत्तर देने की क्षमता, ठीक है, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। यानी कुछ ऐसे होते हैं हमारे ही परिचित में, जैसे कुछ भी कौन उसको तुरंत उत्तर दे देते हैं, तुरंत तत्काल उनके दिमाग में वो काम कर जाता है, यानी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे, तत्काल सोचकर उत्तर दे दे, वही क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है,
कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? सही नहीं है। देशभक्ति, स्वर्ग पतित, जलमग्न, जल पर मग्न, चर्म रोग। अब देखिए ध्यान रखिएगा, चर्म रोग यानी चर्म का रोग क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। यहाँ मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, काकी के जल जलमग्न, जल पर मग्न, ऐसे वैसे होते जल में मग्न होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, पर कोई बात नहीं, यही पूछेगा, ये अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित यानी अलगाव, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। लेकिन यहाँ पर देश का भक्ति नहीं होता, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। गलती आप लोग करते हो, देश के लिए भक्ति होता है, देश के लिए भक्ति होता है। ठीक है, यही प्रश्न फंसाएगा। ठीक है, तो आंसर ये, देश के लिए भक्ति, संप्रदान। ठीक, यथा समय। अब देखिए, अव्यय वाले शब्द, अव्यय वाले शब्द। ठीक है, दूसरा, कोई शब्द दो बार आ जाए, कोई शब्द दो बार आ जाए। तीसरा, उपसर्ग वाले शब्द। चौथा, नदी के नाम के पहले संख्या। नदी के नाम के पहले संख्या। ये चार कंडीशन में एक ही होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, यानी यहाँ पर अव्यय वाले शब्द यथा, हर, यानी जैसे यथा संभव, यथा समय, यथार्थ, यथा शीघ्र, यथा आ गया ना। चलिए, कोई सा दो दो बार आ जाए, जिसे धीरे धीरे, चलते चलते, उठते उठते, सोते सोते, जागते जागते। उपसर्ग वाले शब्द, प्रदेश, प्रदेश, प्रयोग, आजीवन, यानी जिसमें जिसमें उपसर्ग लगा हो। नदी के नाम के पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचगंगा, द्विगु नहीं होगा, पंचगंगा, पंच संख्या गंगा नदी नाम है, सप्त यानी सात, सिंधु। ठीक है, सोचो मैं कितने चुटकी में आपको बता देता हूँ। एक देखिए, अब आप सोचो, चुटकी में आपका एक समास समाप्त हो गया, चुटकी में एक समास समाप्त। ये क्लास की खासियत है, यानी अव्यय भाव समास। यह पूर्व पद प्रधान समास होता है। ठीक है, यह कर्मधारय उत्तर पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। देखो, ये भी जो है आपका उत्तर पद प्रधान। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो यानी एक आप समझ सकते हैं, अगर मैंने अभी 15 क्वेश्चन कराए हैं, 15 क्वेश्चन का मैं रेशियो लूंगा तो 50 क्वेश्चन तो आपके हो गए होंगे। आंसर आपका हो गया। एक वर्तनी शुद्ध बताइए, एक वर्तनी शुद्ध बताना है आपको। निरोग, अक्षौहिणी, कुमलांगी, राज्य महल। अब ऐसे प्रश्न बहुत फंसाते हैं, क्योंकि लगता है सभी सही है, होते नहीं है। अब देखिए, राजमहल होता है, क्या होता है? राजमहल होता है। ठीक है, कोमलांगिनी ये बहुत गलत होता है, कोमलांगी होता है, कोमलांगी। ठीक है, निरोग यानी निरोग, ये विसर्ग संधि अगर आप पढ़ेंगे तो निरोग यानी विसर्ग संधि का इसमें निरोग होता है। अच्छौणी आपका शुद्ध है, अच्छौणी यानी शुद्ध है।
एक वर्तनी शुद्ध है, यानी यहाँ पे कुछ शुद्ध अशुद्ध देखना है। अनापेक्षित, पर्यवसान, क्लिंट और षड दर्शन। ये बढ़िया प्रश्न है, इस पे आप कर ले जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, षड दर्शन होता है, सट नहीं, एकटा नहीं होता है, ठीक है। अनापेक्षित, ठीक है, अनापेक्षित नहीं। पर्यवसान जो शुद्ध है, पर्यवसान जो शुद्ध है, ठीक है। क्लिंट ये शब्द ही नहीं है, गलत है। यहाँ पे अनापेक्षित होता है, अना नहीं, न अपेक्षित ऐसे रहेगा, न अपेक्षित, ठीक है। नए तत्पुरुष जब आप पढ़ेंगे, नए तत्पुरुष वहां आपको समझ में आएगा कि न के बाद कोई स्वर आए तो अन हो जाता है। अन प्लस अपेक्षित, अन प्लस अपेक्षित, ये अ इसमें मिल जाएगा, अनपेक्षित, ये बन गया। अनापेक्षित नहीं, अनपेक्षित। नहीं तत्पुरुष पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं वो हाँ नियम है ये, ठीक। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी और संज्ञा संबंधी। यहाँ लिंग संबंधी शुद्धि है, यानी विद्वान, तो विद्वान नहीं विदुषी होता है। महिला हम अक्सर अच्छा है कि देखिए, हम लोग ज्यादातर आप देखे होंगे इसका प्रयोग, अरे कोई लड़की या महिला, अरे आप बड़ी विद्वान हो, ठीक है। हमेशा विदुषी बोलना चाहिए, विद्वान पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए विदुषी का प्रयोग होता है, तो विदुषी याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए विद्वान विदुषी और पुरुषों के लिए विद्वान, यानी लिंग संबंधी दोष है इसमें, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अब आपको लगेगा सर सब एक जैसे हैं, गलती क्या हो गई? गलती जो है विराम चिन्ह, गलती जो है वह विराम चिन्ह संबंधित है, ठीक है। एक विराम चिन्ह आता है, ठीक है, अवतरण या अवतरण या उद्धरण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। एक इसमें भी दो होते हैं, एक होता है एकल उद्धरण, एक होता है दोहरा उद्धरण, यानी इसमें डबल कामा, इसमें सिंगल। अगर अंग्रेजी में बात करूं जो ज्यादा समझोगे आप, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। बहुत बच्चों को आज भी नहीं पता है सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ होता है, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ होता है, आज भी बच्चों को नहीं पता है। देखिए दो जगह इसका प्रयोग होगा, दो जगह इसका प्रयोग, दो जगह होगा। कहाँ कहाँ? पहला किसी पुस्तक के नाम में, किसी पुस्तक के नाम में, किसी पुस्तक का नाम आ जाए तब इसका प्रयोग होगा। किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए, किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए, किसी व्यक्ति का उपनाम आ जाए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला क्या है? उपनाम। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय, अज्ञेय उपनाम है। जैसे किसी पुस्तक का नाम, जैसे रामचरितमानस, यानी यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ये देखिए एक सिंगल लगा हुआ है, एक धार्मिक ग्रंथ है आपका ये। यानी इस क्लास का महत्व तो इसलिए हो जाता है कि आप समझ सकते हैं कि वो सारी चीजें बताई जाती है जो आप गलती जहां आप करते हो, यानी अवतरण। इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी वाक्य को दोहराने में, वाक्य के दोहराने, यानी कोई बात वाक्य के दोहराने मतलब ऐसे नहीं, गलत समझ जाओगे, ठीक है। किसी के कथन को हुबहू करने, किसी के कथन को, किसी के
कथन को दिखाने के लिए। यानी जब आप क्या करते हो, जैसे हमने कहा किसी महान व्यक्ति का कथन है, अगर आप उसको कोड कर रहे हो, जैसे हमने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कोड आ गया। पाप से डरो पापी से नहीं, ठीक है, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ये सब कोट है। कोप का विलोम क्या होगा? कोप मतलब क्रोध, कोप मतलब कोप भाजन मत बनिए हमारा। वो मतलब कि भयन, उसका होता है कृपा। भैया आप किसी पे कृपा करते हैं, किसी को संतुष्ट का संतुष्ट होता है। एक चीज ध्यान रखना होगा, तत्सम का विलोम तत्सम बनता है, ध्यान रखिए, तत्सम का विलोम तत्सम बनेगा, तद्भव का विलोम तद्भव बनेगा। इसलिए हमसे गलती होती है, यही कारण हमसे यहाँ गलती हो जाती है, ये हमें देखना है गलती हमसे न होने पाए। ठीक है, इस विकल्प में सही युग्म है, विलोम का सही युग्म पूछा है, यानी करुण, निष्ठुर, आस्तिक, अधार्मिक, संकल्प, अकल, सुदूर, विस्तार। भाई करुण जो होता है उसका विलोम निष्ठुर होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है, धार्मिक का धार्मिक होता है। ठीक है, संकल्प का अकल्प होता नहीं है, सुदूर, सुदूर विस्तार, यानी संक्षेप बोला चाहिए भैया, संक्षेप। ठीक, इसमें तत्सम, अब तत्सम क्या है? संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत के शब्द, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसका प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तत्सम बोलेंगे। ठीक है, प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीत, गीत, मीत, संकट, सकल, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो प्रगट, निष्ठुर, पथिक, आपको जल्दी बताना है क्या होगा, यानी जिसमें पूरे संस्कृत वाले शब्द हो, आपको वही देखना है। देखिए, संकट, सकट, सहज। अब देखिए इसमें क्या होगा, प्रकट, ठीक है, निष्ठुर, ये पथिक वाला गड़बड़ हो जाएगा, पुस्तक, मस्तक, लोग तो होगा ही नहीं। ठीक, आपका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, सूक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। ठीक है, सूक्ति, पंक्ति, शीत और रीत, जल्दी बताइए। ये सूक्ति भी सही है, तत्सम है, पंक्ति, शीत, रीत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप पकड़ लोगे। एक कथन गलत बताइए, कथन कौन सा गलत वो बताना है, कौन सा कथन इसमें गलत है आपको वो बताना है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ठीक है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। ठीक है, समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन जो डी विकल्प है, समास में दो पक्षों नहीं, दो वर्णों, दो वर्णों या अक्षरों, दो वर्णों या अक्षरों का मेल होता है समास में। जैसे हमने कहा विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद्या प्लस आलय, यानी एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण हो गया, इनके मिलने से जो मेल विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। ठीक है, पक्षों नहीं, ब्याह नहीं हो रहा है, पक्षों। ठीक, क्लियर हो गया। एक का कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। दो स्वरों के मेल से विकार को स्वर संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं,
व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाते हैं। सब सही है, ये भी सही है, ये भी, ये भी। ये विकल्प क्यों गलत हो गया है? देखिए विसर्ग जो संधि होता है, विसर्ग, विसर्ग यानी ये प्लस स्वर और व्यंजन, यहाँ ध्यान रखने का, स्वर और व्यंजन यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग साथ विसर्ग के मेल, यानी विसर्ग के साथ स्वर के मेल, यही गड़बड़ हो गया। विसर्ग साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, स्वर या व्यंजन का मेल होता है, न कि विसर्ग का होता है, इसीलिए इससे विकल्प गलत हो गया है, यानी ये आपका सी वाला गलत है। ठीक है, किस शब्द का संधि सही है? संधि सही है स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, एक प्लस एक, एक पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। जल्दी रहेगी इसमें, एक सही बताना है। अब देखिए ये एक प्लस एक क्या हो जाएगा? एक का एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक का एक, वृद्धि, वृद्धि संधि। ठीक है, ई और ई मिलके ओ होता है स्त्रियोचित, यानी यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे ऊ आ गया। ठीक है, ये गलत हो गया। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण होगा, नद्यार्पण है, नद्यर्पण, नद्यर्पण, यण हो जाएगा। लेकिन पितृ यानी ये भी यण है, ये भी क्या है? यण ही है, लेकिन सबसे सटीक क्या है आपका आंसर? ये यहाँ ई और अ मिलके यह यण संधि ये भी है। ठीक है, यहाँ पे पितृ री और अ, ठीक है, अर हो गया, यहाँ पे री आया, यहाँ पे अर आया। ठीक है, आपका अर हो जाएगा। आपको यण संधि पर ई का या उ का व री कर रहा है, ठीक है, यानी इसके अंदर र हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, ई का या उ का व री का र, ये हो जाता है। ठीक, चलिए, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश एक शब्द बताइए। अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन। क्या हो जाएगा? अनन्य हो जाएगा, किसी एक में आस्था रखने वाला अनन्य हो जाएगा, अनुमोदन नहीं। ठीक, इसे सरलता से पढ़ा जा सके, स्थानपन्न, पाठ्य, सुपाठ्य, सुसुप्सा। अब देखिए ये सब प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं, वन लाइनर ही होते हैं, लेकिन समझ में कम आते हैं। ठीक है, सुपाठ्य नहीं, सु मतलब सु मतलब सुंदरता, सरलता नहीं, सुगमता, सुपाठ्य। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस बात में विशेष है। पानी, ठीक है, ठंडा क्या है? विशेषण। अब देखिए इसको कैसे क्या, वह नौकर नहीं आया। अब देखिए इसका एक ट्रिक है, ट्रिक है इसका, ट्रिक ये बहुत काम करेगा। यदि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो, यदि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। यदि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण आपका होगा। क्लियर हो गया?
अब देखिए, नौकर क्या है? संज्ञा है। वह क्या है? सर्वनाम है। तुरंत पकड़ लिया ना, यानी सार्वनामिक विशेषण। किस प्रकार के विशेषण में, देखो यहां समझिएगा, तुलना इनसे की जाती है। एक होता है विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। सोच सकते हैं आप क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने पूरा जो है इसमें दे दिया कि तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे कठिन, जैसे हम लोग अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं ना, कठिनतर और कठिनतम, बेस्ट। ऐसे ही सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। लेकिन जो तुलना यहाँ पूछा है, दो प्राणियों, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुलना हमेशा ये वाला कराया जाता है। अरे यहाँ पे उत्तरावस्था, जब भी तुलना वाली बात होगी वह हमेशा उत्तरावस्था। जैसे इसकी तुलना इससे होती है, इससे तो हो नहीं सकती क्योंकि बेस्ट है, इससे तो हो नहीं सकती है। मैं सबसे अच्छा हूँ ये ठीक है, मैं तुमसे अच्छा हूँ, यही तो तुलना है, यही तो तुलना है। ठीक, ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने कराया आपको। कुछ महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं आपको, कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं। यहाँ पर कल रविवार महामैराथन, 12 घंटे का है, 8 से 8, यानी सुबह 8 से रात 8 बजे तक चलेगा। ठीक है, 8 बजे चलेगा। इसकी खासियत क्या है? सभी विषय इसमें आपके शामिल रहेंगे, जितने आपके विषय हैं। ठीक है, सभी विषय शामिल रहेंगे, पूरा सिलेबस कवर रहेगा, पूरा सिलेबस कवर रहेगा। पूरा सिलेबस कवर रहेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे और पूरा सिलेबस सभी टीचर आपको मिलेंगे। गजब का क्वेश्चन, बेस्ट वाला क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी के लिए, बेस्ट वाला। ठीक, तो सुबह 8 बजे से कल रविवार, और आपको 96 28 95 92 37, यह हमारा नंबर है। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रही हैं। जो साथी ऑफलाइन चाहते हैं वो ऑफलाइन पढ़ाई करें, जो ऑनलाइन चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। ठीक है, दोनों माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। 96 28 95 92 37। ठीक है, सुपर टेट किसका? सुपर टेट का। ठीक, तो चलिए फिर कल मैराथन में मिलेंगे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।